आईटीआर फाइल करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए दोस्तों, पूरा वीडियो में डिटेल में समझाने जा रहा हूं। अगर आप आईटीआर फाइल करने बैठ रहे हो फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 की, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है, क्या क्या डिटेल्स और डॉक्यूमेंट आपके पास हैंडी होने चाहिए। तो इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईटीआर फाइल करने से पहले आपको क्या करना है, या आप पहली बार आईटीआर फाइल करने बैठ रहे हैं तो आपको किस चीज का ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपको अपना पैन नंबर, यानी कि आपको जो पैन कार्ड है उसको आपको रजिस्टर्ड करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। गाइस, वैसे तो मैंने पूरा डिटेल में इसके लिए वाली वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा मैंने स्टेप्स बता रखे हैं अपने पैन कार्ड को रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो जब आप ये कर लेंगे तो गाइस उसके बाद आपको ध्यान से चेक करना है कि आपका पैन और आधार लिंक होना बहुत जरूरी है। आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो लिंकिंग जरूरी है दोस्तों, उसके बिना आपकी आईटीआर फाइल नहीं हो पाएगी। साथ ही आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो आपका होना चाहिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करने बैठ रहे हैं। अगर किसी और का डला हुआ है, किसी प्रोफेशनल की डिटेल डली हुई है, उसका ईमेल नंबर डला हुआ है, उसका मोबाइल नंबर डला हुआ है, तो गाइज आपको वो चेंज कर देना है इंस्टेंटली। क्योंकि आपके पता ही नहीं होता कि कुछ अगर इंफॉर्मेशन जानी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। आजकल ई कैंपेन के नोटिस बहुत चला रखे हैं इनकम टैक्स ने, तो हो सकता है कहीं आपके पास जाना हो लेकिन आपके प्रोफेशनल के पास पहुंच जाए या आपके किसी रिश्तेदार के पास पहुंच जाए जिसने आपकी आईटीआर फाइल करी है और जिसने आपका नहीं अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करा है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट दोस्तों जरूरी काम है, आईटीआर फाइल करने से पहले भी क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी जरूर डालना है, किसी और का नहीं डालना है। अच्छा, इसके अलावा वैलिड बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपकी ऐड होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका बैंक अकाउंट आपके पैन नंबर से लिंक नहीं है, आपके आधार से लिंक नहीं है दोस्तों, उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो कुछ जरूरी बातें थी जो आपको आईटीआर फाइल करने से पहले ध्यान रखनी है, इन 4 पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको बता दी। नाउ अब बात करते हैं क्या डॉक्यूमेंट आपके पास हैंडी होने चाहिए अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करने बैठ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 की। सो नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट सारी की सारी होनी चाहिए। आपके पास एक सेविंग अकाउंट है, 2 सेविंग अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है, 2 करंट अकाउंट है, 10 करंट अकाउंट है, मतलब जितने भी आपके नाम पे सेविंग और करंट अकाउंट है उनकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है उसी की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसकी जितनी भी बैंक स्टेटमेंट दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। आइडली वैसे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी जितनी भी आपकी इनकम की है, टीडीएस की है, वैसे तो पोर्टल पे सब कुछ आपको मिल जाएगा एआईएस और टीएस के अंदर, वो मैं आपको बाद में वीडियो के एंड में बताने जा रहा हूं। लेकिन फिर भी बैंक स्टेटमेंट दोस्तों बहुत जरूरी है। उसका कारण क्या है कि कुछ जितने भी आपने सारे डिपॉजिट हुए हैं आपके अकाउंट में डिटेल, वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ आपकी इनकम नहीं है तो फिर भी आपको आईटीआर फाइल करनी है। तो जैसे सेविंग अकाउंट के अंदर आपका 50 लाख से ज्यादा आपने किसी से पैसे ले लिए, आपने बेशक लोन ही ले लिया, आपकी इनकम कुछ नहीं है, लेकिन उस केस में आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ जाती है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। तो इसका मतलब आपको जितने भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, जितनी ट्रांजेक्शन हुई है, तो आपने उन सबका रिकंसिलेशन बना लेना है, इसलिए बैंक स्टेटमेंट आपके लिए होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है, अगर आप एक सैलरीड क्लास में हो तो आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। ऑब्वियसली दोस्तों फॉर्म 16 आपको मिलता है 31 मई के बाद, और 15 जून के आसपास की जो डेट होती है उसमें आपको मिल जाता है आपके एम्प्लॉयर से। तो जहां जहां पे भी आपने जॉब करी है, एक एम्प्लॉयर के पास, 2 एम्प्लॉयर के पास, जितने भी एक साल में आप, एक फाइनेंशियल ईयर में आप जितनी भी आपने एम्प्लॉयमेंट करी है, उसके बेसिस पे आपको फॉर्म 16 दोस्तों हर जगह से जरूर लेना है। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई इनकम है तो फॉर्म 16A आपके पास होना चाहिए। अगर आपका टीडीएस कटा है किसी और इनकम पे, जैसे आपका कोई प्रोफेशनल इनकम पे टीडीएस कटा है, आपका कोई कमीशन पे टीडीएस कटा है, बैंक ने एफडी के ऊपर आपको ब्याज दिया उस पर टीडीएस काट लिया है, तो वहां पे फॉर्म 16A एप्लीकेबल होता है
और सैलरी वाले केस में जहां पे सैलरी की इनकम होती है, जहां पे टीडीएस सैलरी पे कटा जाता है, वहां पे फॉर्म 16 एप्लीकेबल होता है। साथ ही दोस्तों आपके पास अगर फॉर्म 16 बी और 16 सी का भी आपने ध्यान रखना है, ये आपका तब होता है जब टीडीएस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस और रेंटल इनकम, उन केस में आपका ये फॉर्म 16 बी और 16 सी आता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास है होम लोन के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों होम लोन की आप डिडक्शंस लेते हो, बेनिफिट लेते हो, तो सबसे पहले तो एनुअल लोन स्टेटमेंट, जितने भी आपने साल भर में पेमेंट करी है, अपने बैंक को ईमेल डाल के, या फिर आपने एनबीएफसी से लोन ले रखा है तो उसको आप ईमेल डालेंगे ना, तो वो आपको पूरी एनुअल एक लोन स्टेटमेंट दे देगा। उस साल की एनुअल लोन स्टेटमेंट आपकी आ जाएगी कि कितनी कितनी आपने पेमेंट्स करी है, कितना इंटरेस्ट गया, कितना प्रिंसिपल गया, तो आपको उसमें आसानी होगी सेग्रीगेट करने में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अमाउंट को। इसके अलावा दोस्तों फिर उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट की पेमेंट आपने करी है उस साल। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये कि जो भी आप कंपनी से, जिससे भी आपने लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, एनबीएफसी से लोन ले रखा है, तो अगर आप उनसे इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट ले लेंगे ना तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसके अंदर वो मेंशन करके देते हैं कि भाई आपने हमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इतना इंटरेस्ट पे करा है, इतना प्रिंसिपल पे करा है। बस उसी के बेसिस पे आप उसको एक डॉक्यूमेंट प्रूफ मानकर, अगर कल को आपको कहीं पे उसको प्रूफ भी करना है, कहीं देना पड़ जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट है दिखाने के लिए। अब साथ ही जैसे आपको पता है कि प्रिंसिपल आप जब उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं लोन की, ईएमआई पेमेंट करेंगे, तो ईएमआई की पेमेंट करते वक्त आपको प्रिंसिपल देना है, इंटरेस्ट का पोर्शन देना है। तो प्रिंसिपल के दोस्तों जिसमें हम 80 सी के अंदर 1.5 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं, और वहीं पे इंटरेस्ट के केस में हम सेक्शन 24 बी में 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं। तो मोस्टली दोस्तों जिन्होंने भी घर ले रखा है तो उनका मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर होम लोन चल रहा होता है, तो भाई ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बेनिफिट भी मिलता है और फ्यूचर में रेफरेंस में भी काम आता है इनकम टैक्स के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अगर आपने कोई भी प्रीमियम पे करा है, एलआईसी का आपने कोई प्रीमियम पे करा है, अपना पे करा है, स्पाउस का, बच्चों का, तो उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस की रिसिप्ट आपके पास, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सुकन्या समृद्धि योजना आपने अपने बच्चे के नाम पे यानी कि बिटिया के नाम पे ले रखी है, तो उसका रिसिप्ट प्रूफ आपके पास होना चाहिए पेमेंट का। स्कूल की ट्यूशन फीस की स्लिप आपके पास हैंडी होनी चाहिए। पीपीएफ में इन्वेस्ट करा है, ईएलएसएस में, यूलिप में, और खासकर दोस्तों एचआरए की रिसिप्ट, एचआरए की साइंड रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। मोस्टली केसेस के अंदर दोस्तों भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफी सारे लोगों को नोटिस भेजा है जिन्होंने फेक रिसिप्ट दिखा दी है, यानी कि रिसिप्ट कागज लगा दी, उस पे साइन पे ऐसे ही उन्होंने क्या करा, उस रिसिप्ट के ऊपर एचआरए पे ऐसे साइन मार दिए और एक्चुअल में पेमेंट ट्रांसफर भी नहीं करी, और जिसको रेंट पे कर रहे थे उसको पता ही नहीं कि उसके नाम पे 10 लाख रुपए का रेंट भी है। तो ध्यान रहे, हालांकि मैंने इसके ऊपर दोस्तों ये पूरी वीडियो में डिटेल में बनाई हुई है, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं कि फेक एचआरए रिसिप्ट दिखा के आपको इनकम टैक्स से नोटिस का सामना करना पड़ सकता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। एचआरए की रिसिप्ट जो जेन्युइन है आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, जहां पे मैंने एक नोट भी मेंशन किया हुआ है कि वैसे तो पोर्टल पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया जाता है, लेकिन फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो भी आईटीआर में आपने कुछ भी अगर प्रूफ, कुछ भी अगर आपने एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट दिखाया है, कुछ भी आपने किसी का भी प्रूफ वहां पे दिखाया है, कोई भी अमाउंट आपने शो करा है, उसका आपके पास एक प्रूफ और एक रिसिप्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि कल को इनकम टैक्स से अगर नोटिस भी आता है तो उस केस में आप उसका जवाब दे सके और उससे बच जाए। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल गेन की। अगर आपकी कोई इनकम है तो कैपिटल गेन की डिटेल्स आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने किसी भी ऐप के थ्रू आप शेयर्स में जो है बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, एफएनओ कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जितने भी आज के टाइम में ऐप है हमारे पास, चाहे वो ग्रो का ऐप है, चाहे वो जीरोधा का ऐप है, किसी का भी ऐप जिससे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इजीली एक फाइनेंशियल ईयर की ना डिटेल्ड प्रॉफिट और लॉस की जो स्टेटमेंट है वो निकल जाती है, जिसके अंदर आप आराम से पता लगा सकते हैं कि आपका कितना कैपिटल गेन हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर का। और ध्यान रहे, आपको मैनुअल भी कैलकुलेट करके देखना है, वो आपको मैच करना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप इंफॉर्मेशन निकालते हो ऑटोमेटिक, जो कैलकुलेटिव होती है उस ऐप के थ्रू, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ चीजों का बेनिफिट ना लिया हो, जो आप मैनुअल कैलकुलेट करके जो लॉ के हिसाब से कैलकुलेशन होती है उसमें आप कर सकते हैं। चाहे आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक एक मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन आप बना ले अपने पास कैपिटल गेन के लिए, क्योंकि कैपिटल गेन की तो जो इनकम जो होती है दोस्तों, वो आपकी क्या होती है, स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। और साथ ही इसके अंदर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी उस साल खरीदी व बेची है तो उसकी डिटेल आपके पास पूरी जो सो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कितने में आपने खरीदी, कितने में वो बेची, या आपने उससे पिछले सालों में खरीद रखी थी और बाद में बेची है, उसी फाइनेंशियल ईयर में बेची है, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने उस फाइनेंशियल 23-24 में बेची है, उस प्रॉपर्टी पे आपको कैपिटल गेन का अगेन आपको निकालना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म हुआ है कि लॉन्ग टर्म आपका हुआ है।
अब नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है अदर इनकम डिटेल। देखिए अगर आपकी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, रेंटल इनकम आपकी कोई आ रही है, एग्रीकल्चर की इनकम की आपकी कोई आ रही है, इंटरेस्ट से कोई आपकी इनकम आ रही है, कोई आपको ब्याज पे कर रहा है या कुछ कमीशन आपको मिल रहा है, कोई डिविडेंड की इनकम आ रही है, तो उसकी डिटेल आपके पास, इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और ऑब्वियसली वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट जरूर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास है फॉर्म 26 इसके बिना बिल्कुल भी आईटीआर फाइल मत करना। इसको बिना देखे, बिना जांचे, बिना चेक करे आईटीआर नहीं भरनी है। फॉर्म 26 आपके लिए एक ऐसा हथियार है दोस्तों जिसके बेसिस पे आप अपनी आईटीआर आराम से भर सकते हो, हर चीज मैच करके। ठीक है, तो इसको आपको डाउनलोड करना है इनकम टैक्स के पोर्टल से। अब कैसे करना है, चलिए मैं आपको लाइव आपको सिखा देता हूं और बता देता हूं कि 2 मिनट का प्रोसेस है कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है, उसके बाद जाना है ई फाइल में। तो जैसे आप ई फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न का, और इसी के साथ आप नीचे यहाँ पे जाएंगे व्यू फॉर्म 26 तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक नई विंडो पे ले जाएगा। इसको आपने कंफर्म करना है। बेसिकली ये जो हमारी टीडीएस की वेबसाइट है, ट्रेसिस की वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने इसको एग्री करना है, प्रोसीड करना है और उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दोस्तों आपने क्लिक करना है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एनुअल टैक्स स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली जैसे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट 24-25 की, तो यहाँ पे क्लिक करना है, व्यू करना है यहाँ पे HTML, यहाँ पे करना है व्यू एंड डाउनलोड और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे क्या कर लेना है। आप हालांकि नीचे भी देख सकते हो कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, लेकिन साथ ही में आपको यहाँ पे करना है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। तो जैसे इसको आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करते हैं तो यहाँ पे आपके पास खुल जाएगा आपका फॉर्म 26 अब आपने उसको चेक कर लेना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या इनकम उसके अंदर आ रखी है और क्या क्या टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एआईएस और टीआईएस। भाई ये भी ऐसा डॉक्यूमेंट है ना, इसके बिना भी आईटीआर फाइल मत करना। इसको आपने क्या करना है, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके कंप्लायंस पोर्टल पे जाना है, वहां से डाउनलोड करना है। ये स्टेप भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप अपना एआईएस और टीआईएस देख सकते हैं कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर। तो सबसे पहला स्टेप तो ऑब्वियसली यही आएगा कि आपने लॉगिन कर लेना है अपने इनकम टैक्स पोर्टल में और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा एआईएस। ये दोस्तों अभी कुछ टाइम से ही ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हुआ है, पहले आपको सर्विसेज में जाके देखना होता था, लेकिन अब जैसे आप एआईएस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए पोर्टल पे ले जाएगा। जैसे प्रोसीड पे दोस्तों क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका खुल जाएगा कंप्लायंस पोर्टल और यहाँ पे आपको जाना है एआईएस पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों के दोनों फॉर्म आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। इन दोनों को आपने डिटेल में देख लेना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी इसके अवेलेबल है, कितने आपका टैक्स बनता है, कितना अपना टीडीएस कटा हुआ है, कितनी आपकी इनकम है, किस किस सोर्स से आपकी इनकम है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट ऐसे है ना, इनको बिना देखे आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी है, मैं बार बार कह रहा हूं, वरना आपको मिसमैच का जो है नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो गाइस मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट बता दिए जो आपको तैयार करके रखने हैं आईटीआर फाइल करने से पहले, या पहली बार भी कर रहे हो तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने मैंने आपको सब बता दिया है। लेकिन अब जो यहाँ पे टेक अवे है इस वाली वीडियो से वो क्या होना चाहिए कि आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको क्या चीज का जरूर ध्यान रखना है, क्या है कि मस्ट इंश्योर दैट ऑल बिलो डॉक्यूमेंट मस्ट बी मैच्ड एंड रिकनसाइल्ड टुगेदर। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे हैं, फॉर्म 16 अगर आपकी कोई सैलरी की इनकम है या सैलरी के अलावा कुछ इनकम है वो आपकी मैच होनी चाहिए आपके फॉर्म 26 से, आपके एआईएस से और आपके टीआईएस से। यानी कि ये चारों के चारे डॉक्यूमेंट आपको आपस में रिकनसाइल कर लेने हैं, आपस में आपको एक रिकंसिलेशन बनाना है, चेक कर लेना है कि भाई मेरी कुछ ऐसी इनकम तो नहीं है जो मेरी एआईएस में आ रही है या फॉर्म 16 में नहीं आ रही, या मेरी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो 26 में आ रही है लेकिन एआईएस टीआईएस में नहीं आ रही। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, चारों इन डॉक्यूमेंट्स को बिना रिकंसाइल करे हुए अच्छे से आपको अपनी आईटीआर बिल्कुल फाइल नहीं करनी है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी, कुछ भी सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों ऐसे वीडियोस को प्यार देते रहे, लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।